नमस्कार साथियों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन और एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज उसी क्रम में हम लोग एल्काइन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अभी इसका स्ट्रेचिंग क्या होता है, सी एच की पीक कहाँ पे आती है, CH3 CH2 जो होती है उसकी पीक कहाँ पे आती है, तो उसको आज हम एनालाइज करेंगे कैसे होता है, ठीक है। जैसा कि इसके पहले क्लासेस में बताया गया था कि आप जो CH होती है, मान लीजिए एल्केन होता है, ठीक है, आपका एल्केन जो होता है उसमें जो आपके CH की जो पीक आती थी वो आती थी लगभग 2800 से 50 से 3000 के आसपास, ठीक है, ये आती थी एल्केन केस में, ठीक है। अब एल्केन जो आपका था ये आपका डबल बॉन्ड होता है, ये CH, ठीक है, ये इसकी जो पीक थी 3000 से एबव थी, ठीक है, 3000 से और 3100 के आसपास तक थी। अब एल्काइन के केस में सेम प्रोसेस वही है। एल्काइन का अगर मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आपका कुछ इस तरीके से होता है एल्काइन, ठीक है। इसमें अगर देखें तो एक इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और एक CH है, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, ये नॉर्मल इतनी चीज़ें हमें मिली। लेकिन अगर ये श्रृंखला अगर बड़ी होती तो इसमें हो सकता है, मान लीजिए इधर एक और श्रृंखला होती, CH2 लगा होता तो ये आपका H ये नहीं होता फिर, ठीक है, तो CH2 होता, CH3 होता, तो इसमें दो चीज़ें और मिल जाती, हमें CH3 मिलता और CH2 मिलता। अगर मान लीजिए यही श्रृंखला लंबी हो जाती, मोर देन 4 कार्बन होते, तो एक आउट ऑफ प्लेन एक हमें मिलता पिक, ठीक है। वो हमें प्रदर्शित करता है कि हमें जो श्रृंखला है, जो हमारा मालिक्यूल है, वो कितने नंबर ऑफ कार्बन का है, ठीक है। एक 4 से ज़्यादा होता है तो नॉर्मली ये हमें आउट ऑफ प्लेन एक बेंडिंग वाइब्रेशन मिलता है जो 600 से हमारा 900 के आसपास सेंटीमीटर माइनस, ठीक है, वेव नंबर के आसपास हमारा आता है। तो इसी के क्रम में हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो एल्काइन हमारा आज का टॉपिक है। कार्बन जैसा बताया था, जैसे एल्केन और एल्कीन को होता CH स्ट्रेचिंग होता था, उसी प्रकार से आपका जो एल्काइन का जो CH स्ट्रेचिंग होता है उसके लिए जो पिक आती है वो आती है 3300 सेंटीमीटर -1, ठीक है। ये आती है आपकी एल्काइन के लिए, जो CH की पिक होती है वो 3300 सेंटीमीटर -1 होती है। और इसमें जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके लिए एक पिक आती है, उसका होता है 2150 सेंटीमीटर -1, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई, ये हमें याद करनी होंगी और इसका कोई उपाय है नहीं। तो अगर इस चीज़ को हम पता कर लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी हमें मालिक्यूल दे दिया गया, अब आपका मालिक्यूल जो है मान लीजिए सपोज करते हैं 1 ऑक्टाइन है, ठीक है, OCTO ऑक्टाइन। इसका अगर हम बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरीके से बनेगा, बाकी CH2 होगा इस तरीके से, ये मान लीजिए 5 हो जाएंगे और CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक हो गई, 8 हो गया, आपकी 1 ऑक्टाइन बन गया ये। अगर इनमें से हम अगर ऑब्जर्व करें तो एक आपकी होगी CH, इसमें देखें अगर हम, एक आपकी होगी CH पिक, ये ट्रिपल बॉन्ड की, ये आपकी स्ट्रेचिंग होगी जो लगभग आएगी 3300 सेंटीमीटर माइनस के आसपास, ठीक है। और इसमें अगर देखें इसी में तो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एक पिक होगी जो आएगी लगभग आपकी 2150 के आसपास। अब इसमें भी एक CH2 होगा जो बेंडिंग होता है, ये आपकी आएगी 1450 के आसपास आएगी। आगे जो मिथाइलिन होता है उसकी बात कर रहा मैं, ये आपकी 1450 के आसपास आएगी मिथाइलिन की। और एक आएगी आपकी CH3 की, वो 1375 के आसपास इसकी पिक होगी, ठीक है। ये हमें इतनी सारी पिक मिलेंगी। और एक आएगी, क्योंकि ये जो हमारा ऑक्टाइन है मोर देन 4 कार्बन एटम इसमें है, तो इसमें एक आएगी आउट ऑफ प्लेन एक बेंडिंग वाइब्रेशन आएगा, तो उसको हम लोग 600 से 900 के बीच में मिलेंगे, ठीक है। अगर हम स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि देखिए अभी हम एक SP ये मिलेगा आपको 3300 के आसपास, देखेंगे ये CH 3300 के आसपास, ये CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हुआ। आपका जो 2800 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है, ठीक है, ये एक sp3 कहने का मतलब क्या है, जैसे कि CH3 जो होता है
ये जैसे इस पूरे का स्ट्रक्चर को इसको हम अगर और बड़े कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको, ठीक है, ये वाला फिगर आपको, इसमें अगर हम देखें इसको हम लिख सकते हैं कार्बन कार्बन, ये भी तो श्रृंखला इसमें चलेगी, तो कार्बन कार्बन की भी एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इसमें आएगा, तो इसकी जो आती है इसके साथ भी एक CH जुड़ा होगा, तो इसके लिए जो हमारी पिक आती है वो 2850 के आसपास आती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये 2800 के आसपास एक पिक यहाँ पे भी है, इसलिए एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन जो आपका है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो CH है इसके लिए पिक है, ये आपकी आई है 3300 के आसपास। और एक आपकी आई है जो ये सेकंड आपकी पिक है, ये आपकी आ रही है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जो लगा हुआ है आपका नेक्स्ट जो 8 कार्बन लगे हैं CH2 वाला, ठीक है, इसके साथ जो पिक आ रही है उसके लिए आपके 2850 के आसपास आ रही है। अब इसके लिए क्या होता है, जैसे कि पहले क्लास में बताया गया है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसके लिए जो स्पेक्ट्रा होता है इसका स्पेक्ट्रम में आता नहीं है, शो होता नहीं है, तो इसके लिए हम कोई इसको ऑब्जर्व पिक नहीं होती है, ठीक है, इसमें पिक जो होती है इसकी ऑब्जर्व ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कोई पिक नहीं होती। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक स्पेक्ट्रा में एक पिक आती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी एक पिक आई है, तो वो लगभग आई है 2150 के आसपास, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इतने जितने इसमें मालिक्यूल हैं उसमें से लगभग सारे पिक आ जाते हैं जब एसिमेट्रिकल मालिक्यूल रहता है तब, ठीक है। जब सिमेट्रिकल मालिक्यूल रहता है तो उसमें वाइब्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा में वो आपका अच्छे से स्पेक्ट्रम नहीं आता उसका, ठीक है। तो हम इसमें देख सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है, ये मान लीजिए हम पूरा इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। अब ये आपका CH हुआ, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका हुआ एक CH, ठीक है, ये आपका CH2 होगा, इस तरीके से आप समझेंगे 8 होंगे, ठीक है। ये आपके हो गए 3 4 7 और ये आपका लास्ट में होगा CH3, ठीक है। ये आपकी CH2, ये आपके हैं, ये आपके CH2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपका जो ये 2800 के आसपास जो पिक आई है इसकी बात कर रहा मैं, ये 2800 के आसपास ये जो आई है आपकी, ये जो 4 कार्बन है इनकी से आसपास जो CH की है इनके साथ भी एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है, तो इसके लिए ये पिक आपने डिनोट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करें, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा संकरण, ठीक है, तो इसमें क्या होता है अगर मान लीजिए इन सब मालिक्यूल को हम इनका हाइब्रिडेशन निकालते हैं पूरे मालिक्यूल का, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के लिए जो हाइब्रिडेशन होगा वो हमारा sp होगा, ठीक है, इसके लिए होगा आपका sp होगा, इसके लिए आपका होगा sp3 होगा, ठीक है, और शेष मालिक्यूल के लिए sp3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी sp3 बताया जा रहा है, ये sp3 वही है कि यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग है CH की, ठीक है, ये sp3 जो ये स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है इसका, इसके लिए जो पिक आपकी वो 2850 के आसपास आई है। तो एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ पे, इसमें अगर देखें इन दोनों में, अगर मान लीजिए पूरे मालिक्यूल को हम 100% मान लेते हैं, ठीक है, 100% मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि जो S का करेक्टर है वो 50% है और P का करेक्टर जो हमारा है 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे X करेक्टर, ठीक है, S करेक्टर जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोले या फिर वेव नंबर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सूटेबल नहीं वर्ड है इसके लिए वेव नंबर ही ज़्यादा बेटर वर्ड है। वेव नंबर हमारा जो होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ S करेक्टर जैसा बढ़ेगा वैसे हमारा वेव नंबर बढ़ता जाता है। तो अगर इसको हम देखें, इसको अच्छे से और समझना चाहें, जैसे CH3 में अब ये sp है, CH स्ट्रेचिंग है, ठीक है, इसकी पिक हम देखें अगर ये आई है 3300 के आसपास, ठीक है, एल्काइन के लिए, जबकि हमारी एल्कीन की जो पिक आती है इसके लिए एल्कीन की पिक जो हमारी आती है ये, ठीक है, ये हम इसमें देखें, इसमें होता है sp3, और यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें, अगर इस पूरे मालिक्यूल को देखें हम, ये 100% हमारा है, इसमें S जो हमारा होगा S होगा S करेक्टर वो 25% होगा और P हमारा होगा 75%, ठीक है, क्योंकि P हमारा 3 है और एक S एक 4 है, एक S 1 है, तो हम देख सकते हैं S करेक्टर यहाँ पे हमारा कम है, तो इसलिए इसकी पिक हमारी जो है 2850 के आसपास आई है, जबकि sp3 हमारा है उसके लिए जो करेक्टर है S का करेक्टर है
वो 50% है तो उसकी पिक 33 उसकी पिक जो हमारी है आपकी 3300 सेंटीमीटर माइनस होना है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से देखें हम sp2 हाइब्रिडेशन जो होता है एल्कीन के लिए, अगर उसमें देखें तो आपका हाइब्रिडेशन होता है sp2, उसमें आपका 33% सारे मालिक्यूल के होते हैं करेक्टर। एस के लिए भी आपका 33% होगा और पी के लिए भी 33% होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी पिक जो आती है 2850 से ज़्यादा आती है और इसकी पिक आती है जो लगभग 3000 के आसपास ही आती है, ठीक है। 3000 से 3100 के आसपास इसकी पिक आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाता है मालिक्यूल का, वैसे वैसे वेव नंबर भी इसके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक नॉर्मल चीज़ें हो गई कि आप कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को, कैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और एल्कीन में घटती है। जब एल्केन से जब हम जाते हैं एल्काइन की तरफ, ठीक है, एल्काइन की तरफ हम जाते हैं तो उसमें देखते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी जो CH स्ट्रेचिंग होती है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि उसमें एस करेक्टर हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है। ये समझ सकते हैं इसको अच्छे से। तो ये चीज़ें मैंने नारी बताई दी फिलहाल। तो अगर मैं इस मालिक्यूल को और अच्छे से देखूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर देख लिया हमने, यहाँ तक मैंने देख लिया था, ठीक है। CH देख लिया था, sp3 देख लिया था और एक हमने ये कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ये आउट ऑफ प्लेन एक बेंडिंग वाइब्रेशन होती है, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब ये नंबर ऑफ कार्बन चार होते हैं तो ये तभी पिक आती है इसकी, ठीक है, अदरवाइज ये पिक नहीं शो होती है। तो ये हमारे नॉर्मली हो गया। अगर इस चीज़ को देखें यहाँ पे तो इस प्रकार से बहुत पिक होती है, जैसे यहाँ पे भी हैं। तो हमारी जो काम चीज़ें होती हैं, अगर हम स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पिक में जो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उन्हीं को हम ध्यान देते हैं। अदरवाइज का पिक का पूरा इस स्पेक्ट्रम का पूरा एनालिसिस करने लगेंगे तो हमें काफ़ी उलझन होती है कि कौन सा हम छोड़ें, किसको नहीं छोड़ें। तो हमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होता है कि हम स्पेक्ट्रा का जो ग्राफ होता है उसको पहले देखें, कौन सा कैसे स्टेप वाइज जैसे मैंने बताया इसके पहले ही कार्बोनिल का चेक करते हैं, फिर कैसे होता है। तो वो सब चीज़ें चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसके इसके पहले क्लासेस में बताया गया है कि कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए किसी भी स्पेक्ट्रा को एनालिसिस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देख लिए कैसे स्पेक्ट्रा बनता है इसका। अगर मान लीजिए यहीं पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मान लीजिए ये जो आप बाउंड यहाँ पे है तीसरे है या यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके आसपास आपका बाउंड होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाता। तो इसका स्पेक्ट्रा जो एनालिसिस होता है इसमें जो कार्बन का जो बाउंड है ये स्पेक्ट्रा में शो ही नहीं होता, क्योंकि इसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है IR में क्या होता है, जब वाइब्रेशन इसमें होता है तो इसमें एनर्जी कुछ ट्रांसमिशन होती है। इसमें जब ट्रांसमिशन इसकी एनर्जी होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो ये जो मालिक्यूल होते हैं वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन जब सिमेट्रिकल मालिक्यूल होता है तो इसके केस में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है इन केस ऑफ 4 ऑक्टाइन के केस में मैं बता रहा हूँ, 4 ऑक्टाइन के केस में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो आपका जो कार्बन जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है ये आपका शो नहीं होगा, केवल यहाँ पर शो होगा आपका sp3 शो होगा और sp2 ये sp3 CH के लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा वो शो होगा। और आपका जो ये वाला कहने का मतलब है आपका sp3 और ये sp जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है यही केवल 2 शो होते हैं। और आपका एक ये CH आउट ऑफ प्लेन जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है वही बस होते हैं। बाकी जो आपके बीच में कहा जाए ये जो आपके ये बाउंड ये सब होते हैं, ये वाले और ये सब नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। फिलहाल CH स्ट्रेचिंग रीजन, ठीक है, द CH स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग रीजन आर 2 ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रीजन इंटरप्रेटेड इन सारे स्पेक्ट्रा विच रेंज फ्रॉम 3300 टू 2750 सेंटीमीटर -1, ठीक है। यहाँ पे ही बेसिकली बताया गया है कि जो हमारा एनालिसिस ऑफ स्पेक्ट्रा हम करते हैं तो जो CH का जो रीजन होता है, ठीक है, CH को जो आप एनालिसिस करेंगे तो इसको स्पेक्ट्रम जो हाँ ये पाया जाता है वो लगभग आपके 2750 से 3300 के आसपास आता है, ठीक है। आपका CH जो अगर मान लीजिए एल्कीन होता है तो 2700 से एल्कीन होता है जो 2700 में आता है और एल्काइन जो होता है आपका 3300 में आता है, ठीक है। द sp1s CH, ठीक है, यहाँ पे क्या अगर sp क्या लिखा है, जैसे अगर हम इस चीज़ को समझें, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और एक H है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपका sp होगा और एक यहाँ पे S होगा, ठीक है। तो इसी की यहाँ बात की जा रही है कि sp1s, ठीक है, 1s मतलब एक आपका हुआ हाइड्रोजन, sp आपका हुआ कार्बन, ठीक है। तो sp1s CH बॉन्ड प्रेजेंट इन एसिटिलिनिक कंपाउंड इज स्ट्रांगर देन sp2, ठीक है, sp2 1s। यहाँ पे बेसिकली जो बातें बताई गई हैं, जो लिखी गई हैं,
इसमें कहा बोला यही गया है कि जो आपका एल्काइन का बॉन्ड होता है, ठीक है, एल्काइन का जो बॉन्ड होता है वो, एक मिनट ज़्यादा, इसमें बोला क्या गया है, जो एल्काइन आपका होता है उसका जो बॉन्ड होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है एल्कीन से, और एल्कीन का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एल्केन से, ठीक है। इन्हीं सब बातों के यहाँ बोला गया है। जैसे कि एल्केन में, एल्काइन में क्या होता है, इसका जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं CH का, ठीक है, इसका होता है यस पी, ठीक है, इसमें होगा Sp2, इसमें होगा Sp3, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि जो आपका इसको बॉन्ड होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जब जैसा क्या होता है कि हुक्स लॉ हमने पढ़ा होगा इसके पहले, ठीक है, तो ये होता है 1/2 पाई अपान K अपान V, ठीक है, ये इसका म्यू, सॉरी K अपान म्यू, ठीक है, ये कुछ इसका इस तरीके से होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हुक्स लॉ होता है, जो आपका जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट जो होता है इसका वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पहली क्लास में बताया जा चुका है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं अच्छे से। तो फिलहाल अपने टॉपिक हम आते हैं। जैसे द Sp1s बॉन्ड प्रेजेंट इन स्टेरिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गर देन द Sp2 1s बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने इसको पहले बताया कि जो आपका CH जो बॉन्ड होता है स्टेरिक में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन एल्केन में, ठीक है, यही बातों बताया गया है। Likewise, Sp2 CH bond absorption in vinyl compound occur at higher frequency than the Sp3 CH absorption saturated aliphatic compound, ठीक है। तो यहाँ पे वही बेसिकली बताया गया कि जो आपका जो इसका जो CH बॉन्ड होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एल्केन के केस में, ठीक है, एलिफैटिक एल्केन के केस में, एल्केन को तो एलिफैटिक बोलते हैं, जो एलिफैटिक कंपाउंड हमारे होते हैं। तो यही बताया गया है कि आपका जो एल्केन के केस में होता है वो एल्केन जो होता है एल्कीन से वीकर होता है। एक्सेप्ट, ठीक है, फॉर द एल्डिहाइड हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 3000 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका CH जो होता है, ठीक है, जो हमारा एल्डिहाइड होता है इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो CH होता है और डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। इसको लिखना मगर बेसिकली अगर लिखना चाहें इसको तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह इसको लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो CH बेंडिंग जो CH बेंडिंग का जो CH स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन आता है उसकी यहाँ बात कर रहा है कि एक्सेप्ट द एल्डिहाइड हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 3000 सेंटीमीटर माइनस 1, ठीक है। क्या हुआ कि जैसे कि एलिफैटिक जो थे सारे में हमने देखा कि 2750 से लगभग 3300 के सेंटीमीटर माइनस 1, ठीक है, कि आसपास फ्रीक्वेंसी सभी की आई थी। लेकिन एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, वहाँ पे भी अगर देखें जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इसके साथ जो CH होती है कि इसमें क्या होता है मोर, इसमें अगर देखा जाए इसमें मोर X कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इसके जो मालिक्यूल साथ अगर जुड़े होते हैं आगे वाले तो वो लगभग रिजोनेंस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिसमें मोर इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी लोअर हो जाती है, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3000 से भी नीचे चली जाती है, ठीक है। एन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर देन 300 बट नॉट अबव द 3150 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि मतलब जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एल्डिहाइड की 3150 से ज़्यादा नहीं होगी और 3000 से एन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हायर देन 3 सेंटीमीटर बट नॉट अबव द 3150 सेंटीमीटर। यहाँ बोला क्या गया कि जो आपकी CH की जो स्ट्रेचिंग होगी एल्डिहाइड के केस में वो आपकी 3000 से कम नहीं होगी न 3100 से ज़्यादा होगी, ठीक है। फिजिकल कांस्टेंट फॉर Sp2 एंड Sp3, ठीक है, ये आपका जो मैंने बताया भी इसके पहले जो आपका हुक्स लॉ है उसके अनुसार। तो यहाँ पर अगर देखिए इस चीज़ को, जो आपका स्टेरिक कंपाउंड था, ठीक है, आपका ये स्टेरिक कंपाउंड है, तो इसके लिए जो हमारा हाइब्रिडेशन होगा, कार्बन के लिए आपका Sp हो जाएगा और हाइड्रोजन के लिए 1s होता है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो 3300 सेंटीमीटर माइनस 1 आती है स्टेरिक के केस में। यहाँ पे अगर देखिए ये आपका एल्कीन कंपाउंड है, इसके लिए जो हमारा हाइब्रिडेशन बनता है वो आपकी होती है Sp2 1s होता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है लगभग 3100 सेंटीमीटर माइनस 1 के आसपास आती है। और इसी प्रकार जो हमारा का एल्केन जो कंपाउंड होता है
उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है 2900 सेंटीमीटर के आसपास आती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखें, एल्केन के केस में इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसकी बॉन्ड लेंथ इससे बड़ी है, ठीक है। एल्काइन से एल्कीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ जो होती है आपकी एल्केन की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जैसा किसी भी मॉलिक्यूल में जो जितने पास होते हैं उनको तोड़ना ज़्यादा आसान नहीं होता है, जो मॉलिक्यूल दूर होते हैं वो उनको ज़्यादा आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। जो जल्दी टूट जाते हैं तो उनके लिए एनर्जी भी आवश्यकता कम होती है। इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे 422 किलो जूल की एनर्जी आवश्यकता होती है, जबकि एल्केन को बॉन्ड जो ब्रेक होना होता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, जितना हमें एनर्जी चाहिए किसी चीज़ को तोड़ने के लिए वही तो स्ट्रेंथ होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एल्केन के केस में हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, इसलिए इसको भी एनर्जी कम ही चाहिए इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन एल्केन केस में क्या होता है, इसमें एनर्जी एल्कीन से, ठीक है, एल्केन से एल्कीन में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और इसी प्रकार देख सकते हैं एल्कानिक केस में भी इसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ और समझ सकते हैं अच्छे से, अगर इस चीज़ को और बोलना चाहें, अगर हम बॉन्ड लेंथ हमारी अगर छोटी है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एनर्जी, ठीक है, ये स्ट्रेंथ कहा जाए तो। कहने का मतलब है बॉन्ड लेंथ अगर हमारी जितनी बड़ी होगी स्ट्रेंथ हमारी उतनी कम होगी, ठीक है, और हमारी एनर्जी उतनी कम चाहिए उसको। बॉन्ड जितनी एनर्जी हमारी बॉन्ड लेंथ अगर हमारी स्ट्रेंथ हमारी उतनी कम है, और हमारी बॉन्ड एनर्जी जो इसको चाहिए, बॉन्ड इसको तोड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड को, वो एनर्जी हमारी भी कम चाहिए, ठीक है। The aldehyde CH staging appear at lower frequency than saturated CH absorption and normally consist up to weak absorption at about 2850 से 2750 सेंटीमीटर -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा कि एल्डिहाइड के केस में इसके पहले क्लास इसमें, ठीक है, ये चीज़ें तो मैंने नॉर्मली बता दी थी, यहाँ ठीक है, ये चीज़ें लिखी हैं कि जो आपका एल्डिहाइड का जो होता है पिक होती है वो लगभग 3000 से 3100 के आसपास, ठीक है, उसी के बीच में आती रहती है, ठीक है। तो होता क्या है, द एल्डिहाइड जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा जो CH होती है, जो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, उनके लिए यहाँ बताया जाता है कि 2850 से 3300 के आसपास आता है, ठीक है, वो नॉर्मली के लिए होता है। लेकिन जो एल्डिहाइड केस में होता है, द CH स्टेज अपीयर एट लोअर फ्रिक्वेंसी देन सैचुरेटेड CH एब्जॉर्प्शन एंड नॉर्मली कंसिस्ट अप टू वीक एब्जॉर्प्शन 2850 से 2700 सेंटीमीटर -2750 सेंटीमीटर -1, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे एल्डिहाइड होता है, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये दो भागों में टूट जाती है, ठीक है, 2850 से 2750 में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो 2850 सेंटीमीटर -1 जो पीक होती है ये स्ट्रॉन्गर पीक होती है, ठीक है, ये शो होती है स्पेक्ट्रम में। और जो 2750 जो सेंटीमीटर माइनस की पीक होती है ये वीक होती है, इसलिए ये पीक स्पेक्ट्रम में शो नहीं होती है। ये बेसिकली हम देख रहे हैं इफेक्ट, ठीक है, इसका यहाँ पे ही अगर इसको पढ़ें हम आगे, ठीक है, द 2850 सेंटीमीटर -1 बैंड यूजुअली अपीयर एज शोल्डर ऑन द सैचुरेटेड CH एब्जॉर्प्शन बैंड। द बैंड एट 2750 सेंटीमीटर -1 इज रेदर वीकर एंड मे बी मिस्ड एन एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, ठीक है, जैसे हमने इसके पहले बताया कि इसको जो पीक होती है 3000 से 3100 के आसपास आते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आगे पीछे भी उसके हो जाए, एग्जैक्ट ये पोजीशन इसकी नहीं होती है, ठीक है, हो सकता है कि 3000 से 2800 2900 भी हो सकती है। तो यहाँ पे ही बताया जाता है, मान लीजिए अगर 2800 इसकी पीक आती है, अगर 3000 जो होती है वो 3000 पीक जो इसकी आती है, ठीक है, तो इसको दो भागों में ब्रेक हो जाती है आगे पीक ये, तो 2850 में एक होती है, एक 2750 में होती है। जो 2850 की होती है वो स्ट्रांग पीक होती है, ये शो होती है। 2750 जो सेंटीमीटर होती है वो पीक शो नहीं होती है क्योंकि वो वीक होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं CH बेंडिंग वाइब्रेशन। जैसा कि इसके पहले जो हमने अभी 1 ऑक्टाइन का जो स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें आपने देखा था CH2 और CH3 होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो इनके लिए यहाँ बात की जा रही है कि आपका देखेंगे ये जो CH3 होता है इसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। जो CH3 होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और CH2 को बोलते हैं हम लोग मिथाइलिन, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ बात की जा रही है, इसका जो होता है एब्जॉर्प्शन पीक आती है 1465 के आसपास आती है,
और इसकी आती है 1375 या 50 के आसपास, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ी बहुत होती रहती हैं। द बैंड ड्यू टू CS2 सीजरिंग यूजुअली अकर एट 1465 सेंटीमीटर -1 वन ऑफ द बेंडिंग मोड फॉर CS3 यूजुअली एब्जॉर्ब स्ट्रांगली नियर 1375 सेंटीमीटर -1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बताएगा कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल है उसके केस में जो आपका CS2 जो होता है, मिथाइलिन जो होता है, उसकी जो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है, ठीक है, बेंडिंग वाइब्रेशन जो होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1465 सेंटीमीटर -1 पे आती है। और जो मिथिल ग्रुप होता है उसके लिए जो हमारी आती है वो 1375 के आसपास आती है, ठीक है। 1375 सेंटीमीटर -1 मिथाइल बैंड इज यूजुअली स्प्लिट इनटू 2 पीक ऑफ नियरली इक्वल इंटेंसिटी सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल मोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एस्टिलिंग केस में जो आपकी मिथाइल जो होता है, ठीक है, मिथाइल CS3 की बात करें मैं, इसकी जो पीक होती है वो 2 भागों में टूट जाती हैं और वो आपके सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक मोड को बताती हैं, ठीक है। अगर आपका जो टूटी हैं तो, ठीक है, अगर टूट जाती हैं तो कंडीशन बताएंगे कि आपका जो सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, उसमें ये बताती हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल दिया है, गिवन मॉलिक्यूल है, वो सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है, ठीक है। दिस डबलेट इज ऑफ्टन ऑब्जर्व इन कंपाउंड विथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो आपकी जो पिक है, ठीक है, ये 1375 जो CS3 की जो पिक है ये टूटेगी कब, इसके लिए बता रहा है केस। अगर मान लीजिए कुछ कोई कंपाउंड इस तरीके से दिया है, ठीक है, CH3CH3, ठीक है। जब इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल दिया है इसे हम लोग बोलते हैं जेम, ठीक है, जेम बोलते हैं, जेम मॉलिक्यूल। तो अगर इस तरीके से मॉलिक्यूल है कोई भी, तो इसके लिए जो हमारी पीक होगी वो 2 भागों में टूट जाती है, ठीक है। तो इसी बात कर रहा है यहाँ पे, दिस डबलेट इज ऑब्टेन ऑब्जर्व इन कंपाउंड विथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, अभी हमने एल्कान को पढ़ लिया है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो उसको फ्रीक्वेंसी किसी की बढ़ती है घटती है, क्यों बढ़ती घटती हैं, तो हम देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्यों घटती बढ़ती है, ठीक है। जैसे आप कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कोई भी इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये इस तरह से कुछ है, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल्काइल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर मान लीजिए एल्काइल आपका ग्रुप लग रहा है तो क्या होगा इसमें कम मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एल्किन मॉलिक्यूल है, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यूजुअली अपीयर बिटवीन 1670 एंड 1640 सेंटीमीटर -1, ठीक है। आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए देख लिया 1670 से 1640 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है, इसके आसपास इसकी पीक आती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2165 के आसपास थी, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए स्पेक्ट्रम में इसका एनालिसिस होता नहीं है, ये सो ही नहीं होती हैं, तो इसके लिए पिक नहीं आती हैं। तो होता क्या है यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, अगर ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, आपने लिख लिया, मान लीजिए कोई इस तरह मॉलिक्यूल है, अगर मान लीजिए इसमें हम कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल लगाते जाते हैं, ठीक है, तो इसके फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे उसी बात को हम देख रहे हैं। द कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यूजुअली अपीयर बिटवीन 1670 एंड 1640 सेंटीमीटर -1 फॉर सिंपल नॉन साइक्लिक एल्किन, ठीक है। मान लीजिए ये आप नॉन साइक्लिक केस के लिए है कि आपका जो मॉलिक्यूल है साइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं है उसके लिए, ठीक है। द कार्बन कार्बन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एज एल्काइल ग्रुप आर एडेड टू डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे समझे इस चीज़ को, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 बॉन्ड लग गया तो अगर मान लीजिए 1640 सेंटीमीटर -1 पे इस फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वापस से बढ़ के हो सकता है 1645 या 50 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिक बात कर रहा है ये, जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप जो होता है ग्रुप इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम सब्स्टिट्यूट लगाते जाते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन यील्ड वैल्यू नियर 1640 सेंटीमीटर -1, ठीक है। 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ऑब्जर्व एट 1650 सेंटीमीटर -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यही बताया जाता है, मान लीजिए इस तरह का कोई आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका सिंगल सब्स्टिट्यूट है मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल है CH, यहाँ पे एक और CH3 हो जाता है और एक CH3 और आ जाता है, ठीक है।
यहाँ पे देख रहे हैं एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि जैसे हमने एल्काइल ग्रुप बढ़ाया, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप था उसकी फ्रीक्वेंसी आई थी हमारी 1640 सेंटीमीटर-1, जबकि जब ने हम 2 डाई सब्स्टिट्यूट मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी रही 1650 सेंटीमीटर-1, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बात को बताया गया है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड with either carbonyl group or another double bond will provide the multiple bond with more single bond character and lower force constant and thus lower frequency of vibration, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे आपने ये मालिक्यूल है, ठीक है, ये आपका मालिक्यूल है। अब ये जब हम इसको कॉन्जुगेशन लिखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। जब इसका रेजोनेंस होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड करेक्टर था वो घट के एक यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम, जैसे जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर घटता जाता है वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो घटती जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, अगर मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो आती थी 1640 सेंटीमीटर-1 के आसपास आती थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है अब 1630 सेंटीमीटर-1 के आसपास आती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल जो होंगे हमारे इसमें ज़्यादा होंगे और यहाँ पे हमारे sp2 हाइब्रिडाइड कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो sp3 जो होता है हाइब्रिडाइड करेक्टर वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए जो यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में और भी इसके प्रभाव देखेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी पे किसके किसके प्रभाव होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, रेजोनेंस होते हैं और भी जो होते हैं, ठीक है, उसको देख लेंगे अच्छे से।